नमस्कार। आज अपने टॉपिक था अलंकार चल रहा था, अलंकार का भाग 2। कल हमने शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी अलंकार के एक रूप अर्थ अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास से एक बार पुनः जुड़ने का प्रयास करते हैं। कल मैंने आपको पहले अलंकार की परिभाषा बताई थी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के मैंने आपको कल 3 भेद बताए थे। पहला शब्द अलंकार बताया था, दूसरा अर्थालंकार बताया था, तीसरा मैंने कल आपको उभय अलंकार बताया था। शब्द अलंकार में मैंने कल आपको बताया था कि काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों का अध्ययन किया था, जिसमें पहला था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में काव्य में जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, भगवान भक्तों की बुरी भयंकर भीति भगाइए। उसके बाद हमने यमक अलंकार पढ़ा था, काव्य में जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। उसी का एक एग्जाम्पल और है, ध्यान से सुनना। तो परवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द जो है एक से अधिक बार आया है। एक बार उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसने वाली और दूसरी बार उर्वशी का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा। उसके बाद हमने श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा था, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो। श्लेष का शाब्दिक अर्थ मैंने कल बताया था चिपका हुआ, यानी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो। एग्जाम्पल देखा था कि रहीमन पानी रा के बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी का जो अर्थ है वो मोती, मनुष्य और चूने के संबंध में लिया गया है। इसके बाद शब्द अलंकार में और कुछ अनेक भेद आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 ही है, तो आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। आज हम देखते हैं कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार होगी कि काव्य में जहां अर्थों के माध्यम से, काव्य में जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहां अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। कल मैंने बताया था कि शब्द अलंकार आ जाए तो सबसे पकड़ना है कि शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार आ जाए तो अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अब इस अर्थ अलंकार में भी अनेक उपभेद हैं, जिसमें से हम सबसे पहले अलंकार का विवेचन करते हैं। अलंकार का नाम है उपमा अलंकार। ध्यान से समझना इस अलंकार को, आपकी पाठ्यक्रम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण अलंकार है। थोड़ा इसको ध्यान से समझना। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि काव्य में जहां किसी प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत के गुण, धर्म, व्यापार, यहां व्यापार का अर्थ होता है वर्ब या क्रिया, के गुण धर्म या व्यापार से किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। साथ साथ में परिभाषाएं उतारते रहना।
ठीक है, देखो परिभाषा इस प्रकार होगी उपमा अलंकार की कि काव्य में जहां किसी प्रस्तुत की तुलना, यानी प्रस्तुत का मतलब उसका नाम दिया हुआ होगा, उसकी तुलना अप्रस्तुत के गुण, धर्म या व्यापार, व्यापार कहते हैं क्रिया से किया जाए, वहां सदैव उपमा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी कभार बोलते हैं, कहीं पर आपने पंक्ति भी पढ़ी होगी कि सीता का मुख चंद्रमा के समान। सीता का मुख कैसा है? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चंद्रमा का मुख अलग है, सीता का मुख अलग है, लेकिन सीता के मुख की तुलना किसके मुख से की गई है? चंद्रमा के मुख से की गई है। तो इस प्रकार उपमा अलंकार में इसी प्रकार के उदाहरण आएंगे, एक का नाम दिया होगा, उसकी तुलना किसी और से की जाएगी। अब ध्यान रखना, इसी उपमा अलंकार के चार गुण होते हैं, चार भेद होते हैं, या फिर चार धर्म होते हैं। वो धर्म आपको ध्यान रखने, या फिर कह सकते हैं उपमा अलंकार के चार अंग के बारे में। चार अंग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब वो चार अंग कौन कौन से होते हैं वो ध्यान देना। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वो वाचक शब्द। उपमा अलंकार में इन चार अंगों का ज्ञान होना अनिवार्य है। चार अंग, इन चारों अंगों के बारे में अगर आप जानते हो तभी आप उपमा अलंकार को समझ पाएंगे। बिल्कुल आसान है, मेरे साथ समझने का प्रयास करना। उपमा अलंकार में चार अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब एक एक के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मैं परिभाषा हटा रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले लेते हैं उपमेय। जिसका वर्णन किया जाए या फिर इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हो, जिसकी तुलना की जाए। दोनों एक ही हैं। जिसकी तुलना की जाए, जिसका वर्णन किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। अब है उपमान। उपमान में जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए या जिसका वर्णन किया जाए वो क्या कहलाएगा? उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए। अब आता है आपका साधारण धर्म। जिस गुण से तुलना की जाए। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख, चंद्रमा का मुख। अब इन दोनों के बीच में तुलना किसकी हो रही? सुंदरता की हो रही। भाई, जैसा चंद्रमा का मुख सुंदर है उसी प्रकार सीता का मुख भी क्या है? सुंदर है। तो सुंदरता की तुलना हो रही है, तो सुंदरता इसमें क्या होगा? साधारण धर्म हो जाएगा। अब देखो, अंत में पहचान करने योग्य अगर कोई है तो वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द में याद रखना, एक तो सा आएगा, सी आएगा, सा, सी, से, जैसा, तुल्य, समान, सदृश इत्यादि। इसमें एक शब्द और लिख सकते हो, सम, ज्यो,
ये शब्द कहीं ना कहीं उस वाक्य में दिए हुए होंगे। अगर किसी पद्यांश के वाक्य में ये शब्द आपको मिल जाए, सासी से, जैसा, तुल्य, समान, सदृश, सम, ज्यों, तो वहां पर आपको कौन सा अलंकार करना है? उपमा अलंकार करना है। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि भाई किस प्रकार इनको पहचानना है। ठीक है, किसी भी पद्यांश में उपमेय कौन सा होगा, उपमान कौन सा होगा, साधारण धर्म कौन सा होगा और वाचक शब्द कौन सा होगा। अब मान लो एग्जाम में ये पंक्ति दे दिया आपको कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसको अंडरलाइन कर दिया और आगे सवाल बन गया, आगे सवाल बन गया कि रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा अलंकार है? सबसे पहले क्या शब्द आया है? समान, सदृश आया। इससे पकड़ना है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है तो उपमा के चार भेद, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक का सब। अब ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उपमेय में मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाए। तुलना किसकी हो रही? सीता की हो रही। भाई सीता के मुख की हो रही है, तो यहां पर लिख सकते हैं सीता का मुख, या फिर सीधा लिख सकते हो आप मुख। अब सीता के मुख की तुलना उपमान यानी किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही। किससे हो रही है? चंद्रमा से। अब सीता के मुख और चंद्रमा के मध्य, सीता के मुख और चंद्रमा के मध्य क्या कनेक्शन है? सुंदरता का कनेक्शन है। भाई वो जैसा चंद्रमा सुंदर है उसी प्रकार, उसी के सदृश किसका मुख सुंदर है? सीता का मुख। तो साधारण धर्म या क्या हो जाएगा? सुंदर। अब वाचक शब्द मैंने आपको बता रखा है, समान, सदृश, ज्यो, जैसा, तुल्य, सासी, ये। इस प्रकार उपमेय अलंकार के ये चारों भेद या चारों अंगों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म दोनों के मध्य किस गुण को लेकर तुलना की जाती है उस गुण का वर्णन करना है। और वाचक शब्द मैंने जो लिखे थे ये फैक्ट है, यही आने, इनके अलावा कोई अन्य वाचक शब्द नहीं आएगा। अब हम एक अध्यांश के रूप में या पद्य भाषा के रूप में कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। युद्ध होके कर्ण अब देखो भाई,
नमस्कार। कल हमने प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ था और उनके हमें शून्यंक निकाले थे और फॉर्मूले के अनुसार शून्यंकों का योगफल और गुणनफल में हमने संबंध की सत्यता की जांच की थी। आज है आपके दूसरा सवाल। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और इसके अंतर्गत आपका पहला सवाल है 1/4 -1। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ पर जो ये पहली संख्या दी हुई है ये आपका शून्यंकों का योगफल है और दूसरी जो संख्या दी हुई है वह शून्यंकों का गुणनफल है। और हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का मैंने लिखवाया था कि ax² + bx + c = 0। हमें इस रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल फॉर्मूला दिया हुआ है हमें -b/a। शून्यंकों के योगफल का फॉर्मूला क्या है? -b/a। और यहां पर हमें इसका मान दिया हुआ है 1/4। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पर प्लस हो तो यहां पर आपको b का मान माइनस में लेना है। यदि शून्यों में यहाँ पर तो b का मान आपको लेना है, तो ये माइनस में माइनस, और यहाँ पर b का मान आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर -1। तो ये क्या हो जाएगा? जब अपन इसको सरल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/4। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। शून्यंकों के योगफल में यहाँ पर आपको b का मान, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है, और यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर आपको प्लस लेना है। तो अब देखो हमारे पास में b का मान क्या आ गया? -1। a का मान क्या आ गया? 4। और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल फॉर्मूला है हमारे c/a, लेकिन हमें दिया हुआ है यहाँ पर -1। तो यहाँ पर देखो, अब a का मान हमें 4 दिया हुआ है, तो c का मान भी हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर c का मान लेना पड़ेगा आपको -4/4, क्योंकि a का मान हमें यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो -1 कब आएगा? जब अपन c का मान -4 लेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 से 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा? -1। तो शून्यंकों का योगफल, इसका मतलब a का मान हमारे पास में क्या आ गया? -1। a का मान हमारे पास में क्या आ गया? 4। b का मान हमारे पास में क्या आ गया? -1। और c का मान भी हमारे पास में क्या आ गया? -4। तो इसको अपन ax² + c बराबर इस 0 के रूप में हमें लिखना है। तो यहां पर देखो a का मान क्या है? 4x²। अब यहाँ पर देखो b का मान, तो यहाँ पर प्लस, और b का मान 1 है तो हम सीधा x चर राशि लिखेंगे, और मान क्या है? तो +/-4 बराबर 0। यानी आपका द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा? ये आपका एक द्विघात समीकरण बन जाएगा।
जो योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। दूसरा सवाल दिया हुआ है आपको। दूसरा सवाल है √2, 1/3। ये हमें दिया हुआ है शून्यंकों का योगफल और ये है शून्यंकों का गुणनफल। फॉर्मूले के अनुसार शून्यंकों का योगफल। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ए का मान या तो इसमें दिया हुआ होगा, इसमें दिया हुआ होगा। यानी पिछले सवाल में ए का मान दिया हुआ था 4 और यहाँ पर ए का मान देखो बट्टा में कौन सी संख्या दी हुई है, या तो इसमें बट्टा में होगी या इसमें बट्टा में होगी। यदि बट्टा में कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पर आपको बट्टा 1 लिखना है। तो शून्यंकों का योगफल हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास b बट्टा माइनस b बट्टा a। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, मैंने अभी कहा था कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो वहां पर b का मान आपको माइनस लेना है, और यहाँ पर माइनस हो तो वहां पर प्लस लेना है। तो यहाँ पर प्लस है तो वहां पर हम b का मान क्या लेंगे, माइनस। ये तो हो गया फॉर्मूले वाला। और b का मान यहाँ पर देखो √2 बटा में हमें संख्या दी हुई है, या तो इसमें दी हुई है या इसमें, तो इसमें दी हुई है 3। अब इसको हमें सरल करना है। तो देखो √2 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर -3, मैंने कहा था यहाँ पर प्लस हो तो वहां पर आपको b का मान क्या लेना है। हम सरल करेंगे तो हमें वापस √2 प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3√2/3 ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास में वापस √2 आ गया। तब b का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा 3। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल में c/a और c का मान हो जाएगा 1 और a का मान हो जाएगा 3। तो a बराबर कितना होगा 3, b बराबर कितना होगा 3 और c बराबर क्या होगा 1। c बराबर क्या होगा 1। अब उसमें तो फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। a का मान क्या हो जाएगा 3x², b का मान क्या है -3 √2 चर राशि लिख, प्लस c का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण। तीसरा सवाल है आपका 0,5। देखिए शून्यंकों का योगफल, शून्य योगफल फॉर्मूला है हमारे पास में -b/a। अब देखो b का मान यहां पर देखो प्लस है माइनस, तो ये तो फॉर्मूले वाला माइनस हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा -0 बट्टा में देखो कोई भी संख्या नहीं है तो क्या लेना है हमें 1, या तो बट्टा में कोई संख्या दी हुई होगी, जैसे पहले सवाल में दी थी 1/4, तो बट्टा 4 जो दिया हुआ था 1 का मान था, और इसमें दूसरे सवाल में हमें क्या दिया 1, तो 3 में नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या लेना है। इसको अपन सरल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 0/1, और 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा 0। अगला सवाल, शून्यंकों का गुणनफल,
फॉर्मूला है हमारे पास में c बटा है, तो अंडर रूट 5/1 सरल करेंगे, अंडर रूट 5। अब a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा, b बराबर माइनस का 0, c बराबर क्या होगा अंडर रूट 5, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान यहाँ पर 1 है तो हम चरराशि रखेंगे x² माइनस 0x प्लस अंडर रूट 5, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। अगला सवाल दिया हुआ है आपको, चौथा सवाल है आपका 1,1। 1,1 तो देखिए इधर शून्यंकों का योगफल, फॉर्मूला है हमारे पास में -b बटा है। अभी देखो यहाँ पर प्लस, वहां पर आपको b का मान क्या लेना है माइनस, यहाँ पर +1 है तो b का मान हमें क्या लेना है, देखो ये तो माइनस रहेगा फॉर्मूले वाला, और b का मान हमें क्या लेना है -1 और बटा में कुछ नहीं है तो बटा 1, इसको हम सरल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 बराबर 1। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, मान क्या है यहाँ पर 1 बटा में क्या लिखेंगे 1 करेंगे 1 -1 आएगा, b बराबर यहाँ पर क्या मान होगा -1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस c बराबर 0, द्विघात फॉर्मूला ये का मान 84 लिखोगे x बराबर 0, ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात। आपको पांचवा सवाल -1/4, 1/4। अब देखो यहाँ पर हमें 1 का मान दिया हुआ है, दोनों में बटा है, तो शून्यंकों का योगफल, फॉर्मूला है हमारे पास -b बटा 1। यहाँ पर अभी मैंने कहा था यहाँ पर यदि b कहना है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो वहां पर क्या लोगे प्लस, ये और माइनस और यहाँ पर माइनस है तो क्या लोगे +1/4, इसको अपन सरल करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 1/4, और इधर शून्यंकों का गुणनफल, फॉर्मूला है हमारे पास में c बटा 1/4, इसको सरल करोगे तो यही आएगा। तो a बराबर, a का मान हमारे पास में क्या होगा 4, b का मान क्या होगा +1, c का मान क्या होगा 1, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब ए का मान हमारे पास में कितना है 4, तो 4x स्क्वायर, बी का मान क्या है 1, तो x और c का मान 1 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगला सवाल है छठा सवाल और दूसरे का प्लस 4,1 शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला है हमारे पास में माइनस बी बटा ए। देखो यहाँ पर प्लस के 4 है, प्लस के 4, बी का मान क्या लेना पड़ेगा हमें प्लस के 4, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला, बी का मान क्या लेंगे प्लस के 4 बटा बटा में कोई संख्या नहीं है, या तो आपको दी हुई होगी, नहीं हो तो आपको क्या लेना है। अब देखो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 और बटा बराबर माइनस के 4। प्लस में है तो यहाँ पर आपको माइनस में लेना है, क्या लेना है माइनस में, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस। जब यहाँ पर प्लस है तो वहां पर बी का मान आपको क्या लेना है माइनस में लेना है। फिर शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला है आपके पास में सी बटा ए, सी का मान देखो 1 बटा बटा में यहाँ पर देखो हमने क्या लिया 1 लिया बटा 1, इसको अपन हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा आपका 1, बी बराबर क्या होगा -4, सी बराबर क्या होगा बराबर 1। तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 4 -4x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ये आपकी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल पूरा हो गया है। अब तैयारी आपकी अब देखो कल हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। फॉर्मूला आपको लिखा बताऊं, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। एक फॉर्मूला है आपके पास में px बराबर px इंटू rx qx प्लस rx। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाज्य, ये क्या हो जाएगा भाजक, ये क्या हो जाएगा भागफल, और ये क्या हो जाएगा शेषफल। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था युग्मित विभाजन परिमेय का, उसी का रूप है ये। वहां पर आपके अंकगणित के चलेंगे, यहाँ पर आपके बीजगणित के चलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, तो अपने जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद में